राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अपना एक हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। उस लेक्चर में मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें मैं बेसिक सभी कंपनियों को बता चुका हूँ। अब उसमें एक एक कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में जान लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, है ना। देखो, जब सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि भाई अपने देश में सबसे पहले जो व्यापारिक यूरोपीय कंपनी आई थी तो वो कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनियों का आगमन यदि बात करें तो सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति आया था। कौन आया था पुर्तगाली व्यक्ति? 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। ये बंदा पहली बार आता है भारत में। भारत में आने के बाद ये जो इनका मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था वह था मसाला, है ना। मसाले व्यापार के लिए आया था। मसाले यहाँ से लेकर गया और यूरोप में जाकर इसने वहाँ 60 गुना ज़्यादा कीमतों में इसने वहाँ जाके बेचा इसको, है ना। तो इसके बाद मसाले के बाद इनका प्रमुख व्यापार, जो पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापार था, मसाले के उद्देश्य से ही इन्होंने भारत में व्यापार स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जब पुर्तगालियों को पता लग गया था कि भाई ये कैसा स्थान है, भारत की समुद्री रास्ते की खोज भी हो गई, तो उसके बाद यहाँ पर पहला पुर्तगाली गवर्नर, कौन? पहला पुर्तगाली गवर्नर। यदि पहले पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सुनो, अब ये जो बंदा है ना, ये एक पॉलिसी लेके आया। ये कौन सी पॉलिसी लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लेके आया? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है ना, देखो, जो यूरोपीय लोग थे, जो गोरी चमड़ी के लोग थे, उनको एक चीज़ भली भांति पता थी कि इस दुनिया पर यदि राज करना है ना यार अपने को, तो जितने भी समुद्री मार्ग हैं, जितने भी जो सी रूट हैं, उन पर कब्जा किया जाए, उनको अधिकार में लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। ये इनकी स्ट्रेटजी थी। स्टार्टिंग में जितनी भी यूरोपीय कंपनी थी उन्होंने ये चीज़ अपनाई, है ना। उसमें ये भी पीछे नहीं थे। तो जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये जो पुर्तगाली गवर्नर था, इसने क्या किया कि इंडियन ओशियन का जो अरब सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पॉलिसी लागू की। इस पॉलिसी के अंदर था क्या? इस पॉलिसी के तहत मतलब यदि कोई भी जहाज़ व्यापार के लिए भारत आता या भारत से बाहर कोई भी व्यापारिक जहाज़ बाहर जाता तो उस पर टैक्स वसूलते थे, भारी मोटा पैसा वसूलते थे। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, इससे बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ, है ना। एक और इसके बाद पुर्तगाली गवर्नर आया जिसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क, है ना। एक्चुअली में इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, है ना। मतलब कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क। क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद ना लगभग छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, जैसे गोवा हुआ, दमन दीव हुआ, दादर नगर हवेली हुआ, है ना, लक्षद्वीप हुआ, और बम्बई हुआ, इन क्षेत्रों पर इनका अधिकार होने लगे, है ना, अधिकार करने लगे पुर्तगाली लोग। तो जो अल्बुकर्क था उसने एक चीज़ समझी कि यार अपन यदि जोर ज़बरदस्ती से किसी पे लंबे समय तक अधिकार नहीं कर सकते। यदि भारत में अपन ज़बरदस्ती यहाँ पर अधिकार करके यहाँ पर राज करने की सोचें तो इसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए भाई इनके कल्चर में, इनके समाज में घुसा जाए, इनको मेंटली रूप से कमज़ोर बनाया जाए, इनको गुलाम बनाया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो भाई के पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी थी खतरनाक। क्या सोचा इसने? इसने सोचा कि यार अपन देखो, यूरोपीय लोग, अपन पुर्तगाल से आए, इतनी दूर से आए, अपन बीवी बच्चे साथ में लेकर नहीं आए, तो क्या किया जाए? तो इसने जो यहाँ पुर्तगाली लोग रह रहे थे, भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, उनसे अपील की कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस लड़की हैं, जो भारतीय लड़की हैं, उनसे शादी करें, यहीं पर बसें, व्यापार भी करें, मज़े भी करें, है ना। ऐसे किसका विचार था? इसका विचार था। इसलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। अब एक चीज़ और जो इसमें समझनी है क्या है कि पुर्तगालियों की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका क्या नाम था? कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। बात आई समझ में? और जो ब्रिटेन का एक राजकुमार था, कहाँ का? ब्रिटेन का राजकुमार
जिसका क्या नाम था, चार्ल्स सेकंड। क्या नाम था, चार्ल्स सेकंड। भाई दोनों में बीच नैन मटक्का हो गया, दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद दोनों के बीच शादी हुई, है ना। तो यूरोप में उस समय दहेज प्रथा थी, दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा होगी तो भाई दहेज कौन देंगे, पुर्तगाल वाले देंगे। पुर्तगाल वालों ने जो जो दूल्हा है चार्ल्स सेकंड है, इसको मुंबई दहेज में दिया। कौन सा, मुंबई दहेज में दिया। एक्चुअली आपको पता होगा भाई, दहेज दिया जाता है तो राजा दूल्हे को दिया जाता है, पूरी बारात को नहीं दिया जाता है ना। तो जब दहेज दिया तो चार्ल्स सेकंड को दिया। अब चार्ल्स सेकंड बोला कि यार मैं तो ब्रिटेन में रहता हूँ, अब जो मेरे को दहेज में जो ज़मीन मिले वो तो भारत की है, तो मैं यहाँ रह के उसको कैसे कंट्रोल करूँ। तो उसने कहा, एक बंदे से पूछा कि यार अपनी वहाँ कोई बंदा है जो काम करता है, अपना वहाँ कोई बंदा काम करता है। बोला हाँ सर करता है ना, अपनी वहाँ एक प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। बोला कि यार इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये जो बम्बई है, ये इसको लीज पर दे दो, है ना। तो 10% लीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय कोलकाता में भी अधिकार कर लिया था, उसके बाद चेन्नई में भी अधिकार कर लिया था। और यदि अपन प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, 3 प्रमुख सिटी हमारे नज़र में आती हैं, कोलकाता भी आती है, चेन्नई यानी मद्रास भी आती है, और मुंबई भी आती है। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था जो मेजर सिटी है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पर अधिकार कर लिया। अब यदि मैं आगे की जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, तो अगली जो कंपनी है कौन सी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। कौन सी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करूं तो डच लोग होते कौन है ना। डच जो हॉलैंड के निवासी हैं। आप बोलोगे सर हॉलैंड कहाँ है, ये तो नाम ही बहुत पहली बार सुना है। हॉलैंड वर्तमान में इसका नाम है नीदरलैंड, है ना। ये एक यूरोप का देश है, नीदरलैंड, है ना। नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। अब ये जो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दरअसल ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। कैसी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, है ना। इसकी स्थापना की गई। अच्छा, इसकी स्थापना जब की गई थी तो इनका जो मेन उद्देश्य था, इन्होंने जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया था, जैसे कि ये भारत है ना, भारत का दक्षिणी भाग है। इधर इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं, है ना, जैसे कि सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली हो गया, है ना। ऐसे इंडोनेशिया के इधर द्वीप हैं, है ना, छोटे छोटे। तो अब वह इनके जो प्रमुख जो इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो तो इंडोनेशिया में किए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यूरोप इधर पड़ता है, रूट बहुत लंबा था, इधर से रेड सी से, इधर भूमध्य सागर से होते हुए सुएज कैनाल को पार करते हुए रेड सी से होते हुए अरब सागर में उतरे और इधर से होके फिर इंडोनेशिया जाते थे। तो इन्होंने सोचा यार बीच में कोई स्टेशन होना चाहिए जहाँ पर अपन रुक सकें, जहाँ पर अपने जहाज़ों की सर्विस हो सके। तो उन्होंने भारत को चुना, और भारत के कौन से तट को चुना, ये कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट पर एक शहर है जिसको क्या बोलते हैं, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कह दीजिए या मसूलीपट्टनम कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर जाके इन्होंने अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया पहला। किसने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और काम किया। क्या काम किया कि इन्होंने मसाले को प्रमोट ना करके, मसालों को प्रमोट नहीं किया था, इन्होंने भारतीय वस्त्र थे, है ना, भारतीय कपड़ों को प्रमोट किया था, है ना। इनका व्यापार सबसे ज़्यादा किया था बाद में। अब बाद में देखो डच एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अब ये चीज़ अपने को स्वाभाविक तरीके से पता है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क होता है। देखो गवर्नमेंट कंपनी थी उस समय ये, तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी थी ना वो कहीं ना कहीं मात खाएगी। किसके चक्कर में, क्योंकि गवर्नमेंट के काम बहुत ढीले होते हैं। अब जो भी कंपनी यदि कोई भी ट्रीटी करनी है, कोई भी संधि करनी है, कोई भी युद्ध करना है, तो वह उस सरकार के नाम पे होते थे। जैसे कि मान लीजिए यदि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी राज्य से संधि करनी है, तो वो जो नीदरलैंड की सरकार है वहाँ से उसको स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद ही वह संधि कर सकती है, युद्ध तभी कर सकती है। तो इसमें क्या टाइम ज़्यादा लगता था। अच्छा, गवर्नमेंट की चीज़ है तो करप्शन तो मिलेगा ही, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता था। प्राइवेट में क्या होता है भाई, प्राइवेट में काम अच्छा करेगा तो मालिक रखेगा, नहीं तो साइड कर देगा। तो प्राइवेट कंपनी अच्छी रहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। परिवर्तन बहुत जल्दी होते थे वहाँ पर, है ना। यदि कोई बंदा काम अच्छे से नहीं कर रहा तो हटा देते थे। अच्छा, करप्शन कम था, इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई। बात आई आपके समझ में। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मोटी मोटी बात हो गई, है ना। अब जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत में बढ़ने लगा तो अंग्रेज़ों के साथ स्वाभाविक बात है युद्ध होना था।
तो अंग्रेज़ों के साथ इनका युद्ध हुआ, डच वर्सेज अंग्रेज। कौन सा युद्ध था? वो था बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध। अच्छा सर, कब हुआ था? ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था आपका 1759 में, है ना। इस युद्ध में जो अंग्रेज़ हैं वो जीत जाते हैं। अंग्रेज़ों के जीतने के बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रभाव तो खत्म हो जाता है, और जो अंग्रेज़ हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो बड़ी मजबूती के साथ भारत में और ज़्यादा दृढ़ता के साथ सामने आती है ना। बात आई समझ में? आई थिंक, मुझे लगता है मैंने आपको 2 कंपनियां समझाई हैं, आगे और भी हैं, है ना। उनको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।